बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह अजीम राना। और आज हम दिन का आगाज़ अपने अखबार पढ़ के कर रहे हैं। वैसे तो रोज़ाना हम लोग अपने टैब पे पढ़ लेते हैं, लेकिन आज रिवायती जो पेपर कहते हैं ना, उस फॉर्म में अखबार हमारे सामने इसकी बड़ी क्या अहम वजह? खबरें आज हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे आगे चल के। लेकिन आज प्रोग्राम में लेकिन आपने अखबार ये हाथ में पकड़ी क्यों? कोई वजह होगी इसके पीछे? वो एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं बचा, मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते हम लोग ऑन एयर आ गए, तो फिर मैंने कहा कि वो जो एक आधी खबर अधूरी रहेगी उसे पूरा कर ही लिया जाए। तो इसके ऊपर हम अपना जो तज्जिया है वो भी लेंगे। और अभी हम आपको बताएं कि जनाब आप हम ये उम्मीद करते हैं कि जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और हमेशा की तरह आपके दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। और आज तो हम ये मैसेज भी दे रहे हैं कि हमेशा की तरह अपने दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ ही किया करें, क्योंकि अगर आप मुस्बत सोच के साथ अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो ना सिर्फ अपना बल्कि जब आप अपने कामकाज पे जाएंगे वहाँ पे आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे और इसके अलावा आपके घर में इन्वायरमेंट बड़ा हेल्दी रहेगा और सब लोग बड़े खुशबाश रहेंगे। बिल्कुल, अपने साथ जितने भी लोग हैं उनको भी आप सुकून से रहने देंगे और वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा, दूसरे का भी ख़राब नहीं करेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा मैं शहरबानो आज बहुत अच्छा सुकून से सोच रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये पॉजिटिविटी मैं फैलाऊँ यहाँ तक। क्या यू लुकिंग अमेजिंग, आपके कलर कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है जी। थैंक यू सो मच, बहुत इसकी कोई शुक्रिया, आप खास भी वजह? बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। नहीं, बस ऐसे वार्डरोब में देखा और पहन लिया, ऐसा कोई खास वजह नहीं। ये निशानी है मौसम- व्यूअर्स बड़े लोगों की कि वार्डरोब के अंदर कपड़े सजे हुए होते हैं और बड़े आपके भी ऐसे कमाल होते किस्म हैं? के, जिसे बोलते हैं ना दीदा जेब मलबूसात। दीदा जेब मलबूसात आपके भी वैसे ही होते हैं, आप भी आके मेरे ख्याल से सुबह में निकालते हैं, अब मैं क्या पहनूं? वो उसका फैसला हमारे व्यूअर्स कर लेते हैं क्या वैसे रोजाना decide की करूं? बुनियाद पे कि किसके कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। नहीं नहीं, आपके लड़कों के असल में कलर्स कुछ मुख्तलिफ होते हैं ना, हाँ। तो वो जितने मर्जी चेंज कर ले। मैं तो अक्सर लड़कों को, मेरे भाई हैं या मेरे शौहर हैं, मैं उनको कहती हूँ आप क्यों शादी में कपड़े ले रहे हैं, पता ना नहीं ले। चलता कि आपने सूट चेंज किया, वो वही लग रहा होता है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बस ठीक है तुम लोग लो। मैंने कहा उसी कलर का ले लिए, कलर तो चेंज करें ना, लड़कों के लिए कलर जो है वो बहुत थोड़े हैं, तो इसलिए शायद आप थोड़ा सा ये महसूस करें, बट आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank आपकी you जी, लाइनिंग वाली thank you। जो स्ट्रिप्स वाली शर्ट वैसे है, शहरबानो आपने मेरा मूड तो बहुत अच्छा कर दिया तारीफ करके। मैंने मैं कहा चाहता कह रहे हूँ मेरा हम मूड जरा तबाह कर दिया। अच्छा कर दिया। हम मैं चाहता हूँ कि हम जरा मौसम भी थोड़ा अच्छा कर दें। बिल्कुल। तो मौसम की बात करें तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जो मुल्क के मैदानी इलाके हैं वहाँ धुंध ने डेरे जमा लिए हैं और साथ ही साथ सर्दी में भी इजाफा हो रहा है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि मगरबी बलोचिस्तान और मकरान के साहली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। पंजगूर, कीच, लसपेला, वरान, तुरबत और मकरान में हल्की बारिश मुतवक्के है। कराची में भी मतला बरालूद बताया जा रहा है और रहने के अलावा बूंदाबांदी की भी पेशगोई की गई है कि बूंदाबांदी हो सकती है कराची में। लाहौर समेत पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई की गई है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाने का फैसला किया है ताकि स्मॉग पर काबू पाया जा सके। तो अब ये तो मौसम का अहवाल था जो आप तक पहुंचाया है, और स्मॉग जो है उसकी वजह स्मॉग से ने तो लाहौर में जनाब डेरे जमा रखे हैं। डेरे जमा रही हैं और सेहत बड़े ही बड़ी खराब इसके हो रही है मुज़र लोगों असरात आ रहे हैं सेहत पे। और सेहत की दुनिया से ये खबर है कि स्मॉग से पाकिस्तान में लोग की तादाद में बीमार हो रहे हैं और अब ये पता लगा लिया गया है कि ये बीमार क्यों हो रहे हैं। तो कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक पाकिस्तान भर में लोगों के बीमार होने का सबब इन्फ्लुएंजा की वबा है। और पता है इससे पहले सब लोग कह रहे थे ये कोविड है, कोविड है, कोविड का कोई नया वेरिएंट आया है। क्योंकि हमसाया मुल्क में हाँ। कोविड के वेरिएंट की तस्दीक हुई ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी ये वबा फैल रही थी। तो मैं भी इन्फ्लुएंजा का शिकार हूँ इस वक्त, इसलिए उसके लिए माजरत। नहीं, लेकिन आपने टेस्ट करवाया? तो नहीं करवाया, अंदाज़न बट influenza। सिम्टम्स सेम है। और NIH हुकाम ने कहा है कि इन्फ्लुएंजा एक ही सब टाइप जो है ना H3N2 के नतीजे में पूरे मुल्क में लोग बीमार हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की शरह 1% से भी कम है। पाकिस्तान भर से इन्फ्लुएंजा के हर हफ्ते हजारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और बच्चों में नज़ला, जुकाम, बुखार, ये जो बीमारी है ना बिल्कुल सामने आ रही है। RSV वायरस बताया जा रहा है जिसकी वजह से ये इन्फ्लुएंजा बढ़ रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो बूढ़े हजरात हैं और वो लोग के जिनकी इम्यूनिटी कम है, क़ुव्वत मुदाफ़त जिनकी कम है, उनके लिए ये इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो अपना ख्याल रखें और पब्लिक स्पेसेस में स्पेशली मास्क का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ एक और एडवाइजरी एक्सपर्ट्स की जानिब से ये भी सामने आई है कि अगर इन्फ्लुएंजा की तस्दीक होती है तो इस सूरत में आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा मसला ये है कि हम हल्का सा हमें पता चले ना कि हम बीमार हो गए तो हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं कि शायद ये कोरोना ही है, कोविड है, तो उससे बचने के लिए।
या उससे मिलता जुलता कोई? वैसे कभी कभार तो, बल्कि कभी कभार क्या, कुछ स्टडीज में तो ये भी आया है कि कोविड में भी इवन जो है वो एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हमें तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हाँ, आप एंटीबायोटिक हमारे फौरन पाकिस्तान में लें। ये ट्रेंड मशहूर है जी। वैसे दुनिया में हाँ, जितने भी नहीं देते तरक्की याफ्ता जो एंटीबायोटिक। ममालिक हैं वो फौरी तौर पर एंटीबायोटिक देते भी नहीं है। यहाँ पे तो बच्चों को भी एंटीबायोटिक दी जाती है, जबकि ऐसा ही है। बच्चों को पूरी दुनिया में कहीं पे भी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। तो अगर इन्फ्लुएंजा की तस्दीक होती है खुदा ना खास्ता किसी में भी, तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो आपके करीबी अच्छा अस्पताल है, जो वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनसे रब्ता करें और डॉक्टर की तजवीज़ पर अमल करें। और एहतियात इलाज से बेहतर है तो मास्क का इस्तेमाल करें आजकल। मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथ धोएं, बिल्कुल ये बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही प्रिकॉशंस हैं जो आप कोविड में करते रहे हैं कि आप दूर रहें, शेक हैंड मत करें, दूर रहें लोगों से, किसी का जूठा मत खाएं, ना पानी पिएं, क्योंकि ये बीमारी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है और वैसे भी ये वबाई अमराज में भी शामिल है, तो बिल्कुल वबा ऐसे से ही भी है। आपको मिल ही रही है अब हवा शहरबानो, एक और ख़बर है हमारे पास, और ये एक ऐसी खबर है कि इस खबर के ऐनी शाहिदीन आप और मैं भी हैं। से। हाँ, हाँ जी, वो तो इस तरह कैसे? से कि जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं, तो अब तो शायद ये ट्रेंड कम हुआ है, लेकिन पिछले कई दिनों में हमने देखा कि चौक चौराहों पर लोगों ने स्टॉल्स लगाए सिम्स, हुए हाँ, और वो बेच रहे फ्री होते हैं। सिम्स बेच रहे होते हैं जी। फ्री Yes. सिम ले लें, फ्री सिम फ्री ले सिम लें। ले लें, उसमें हाँ। इतने फ्री मिनट्स फ्री हैं, मिनट्स इतना होंगे, इतना पैकेज बैलेंस है, होगा। इतना आपका एंटरटेनमेंट हाँ के जी, लिए इंटरनेट मिलेगा। हाँ, वैसे वो एंटरटेनमेंट ही होती है। एंटरटेनमेट ये, लेकिन ये एंटरटेनमेंट अब फ्री नहीं है, हाँ। क्योंकि अब आप सिम ले तो सकते हैं, लेकिन उसको बंद जब आप करवाने जाएंगे, तो पहले तो ये होता था ना कि आप नॉर्मली हेल्पलाइन पे कॉल करते थे और कहते थे जी कि सिम मेरे नाम पे नहीं है, या आप तस्दीक करवाते थे वैसे ही कि ये आईडी कार्ड है तो बता दें इस आईडी कार्ड पे कितनी सिम्स एक्टिव हैं जो आपके हाँ। इस्तेमाल में थी, उसके अलावा आप कहते थे बाकी बंद बंद कर कर दें। दें। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, पीटीए की तरफ से जो रियायती मुद्दत है फराहम करदा वो खत्म हो चुकी है। अच्छा। और सार्फिन की तरफ से गैर जरूरी सिम कार्ड की वापसी पर अब 200 ₹200 रुपए फीस का नफाज होगा, तो कोई बंद जी। नहीं करवाएगा। लोग कहेंगे 200 रुपए क्यों लगाए हम? पीटर फिन पर जोर दे दिया था कि वो 31 दिसंबर 2023 तक बगैर किसी चार्जेस के गैर ज़रूरी सिम कार्ड्स को रज़ाकाराना तौर पर तर्क कर दे या वापस कर दे। तो पीटीए ने गैर ज़रूरी सिम कार्ड्स को मुस्तरद करने या वापस करने के लिए उससे पहले ये है कि अब फराहम करदा जो रियायती मुद्दत है उसमें तोसी ना करने का फैसला किया है, और जी, आप बिल्कुल। जो है 200 रुपया देंगे, 200 रुपीज़ देने के बाद आपकी सिम बंद होगी। अब पता नहीं कौन 200 रुपीज़ जाके खुद देगा और फिर अपनी सिम बंद करवाएगा। ये तो लेकिन कोई अभी भी जिम्मेदार शहरी हो सकता हमारा है। तो मशवरा है कि अभी भी वो खवातीन हज़रात जिनके नाम पर एक से ज़ायद सिम है जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो 200 रुपया जो है ना वो फिर भी ज़्यादा नहीं है, देके नंबर बंद करा ले, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई नंबर किसी स्कैम में इस्तेमाल हो गया तो वो 200 बिल्कुल पता नहीं कितनों में कन्वर्ट अजीम, होंगे। अब चूंकि वक्त कम है तो बात करते हैं खेल की खबरों जी, की जी। जानिब बढ़ते हैं। तो खेल की दुनिया से हम खबर ये है कि सिडनी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फास्ट बॉलर हैं आमिर जमाल की शानदार बैटिंग सामने आई है, सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग में आमिर जमाल ने 97 गेंदें खेलकर 82 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी पहली इनिंग में 9 चौके और 4 छक्के भी लगाए। अब सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर्स के सामने डटकर मज़ाहमत करने पर आमिर जमाल की तारीफें हो रही हैं और जी लोग बड़ा बिल्कुल, पसंद आमिर कर रहे जमाल ने हैं। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जी गुज़िश्ता रोज़। और टेस्ट मैचेस की जब हम बात करते हैं तो पर्थ में जो पहला टेस्ट था वो इनका डेब्यू मैच था। तो आमिर जमाल ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, ऑलराउंडर के तौर पर सामने आए हैं। वैसे बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और इसके अलावा T20 में भी ये डेब्यू कर चुके हैं 2022 में, और अब ये टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के की प्लेयर में से साबित पाकिस्तान हों। में किसी ऐसे प्लेयर की बहुत ज़रूरत थी जो अभी हालात हम देख रहे थे हमारी क्रिकेट टीम के, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पता नहीं उनका मोराल डाउन किया गया है या क्या सिलसिला है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ऐसे किसी हीरो, मैं कहूँ तो कम नहीं होगा, हीरो की ज़रूरत थी उस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पर जाकर। हम पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकते, ना कर पाते हैं। 25 साल पहले हम जीते थे या 28 साल पहले, अब तो बिल्कुल हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते। तो ये आमिर जमाल ने बड़ा शानदार कारनामा अंजाम दिया है, तो बहुत शहरबानो, आप शुक्रिया आपका। क्योंकि मैच का जिक्र कर रही हैं तो मैच से मुझे याद आया कि सियासी मैदान में भी अच्छा खासा मैच मैच पड़ा पड़ा हुआ हुआ है। है। और बिल्कुल, तो बड़ी गहमा गहमी है इंतखाबात की। जनरल इलेक्शन में 35 दिन अगरचे बाकी हैं, इंतखाबी गहमा गहमी के साथ साथ हिजानी कैफियत भी एक बनी हुई है, और हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने से मुतल्लिक जो अपीलें हैं उन पर समाअत शुरू हो चुकी है, और ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक नाजरीन अपीलों पर फैसला करेंगे। मगर
इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला है पीटीआई से मुतल्लिक वो उनके गले पड़ गया है और इलेक्शन से पहले इंतखाबी मैदान से पीटीआई अब माइनस होती दिखाई दे रही है। वो इस तरह से कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया है और तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले से फिर महरूम हो गए। बिल्कुल, पीटीआई ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला किया है और ऐलान सामने आया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार हैं अदनान आदिल साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अदनान साहब, कैसे हैं आप? आपका मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके कोरोना से बचने की दुआ कर रहा हूँ क्योंकि आपने मास्क नहीं पहना हुआ। ये बस स्क्रीन के इश्यूज हैं, वरना मैं मास्क पहन के कैसे प्रोग्राम कर सकती हूँ। तो हम देख रहे हैं कि पीटीआई एक बार फिर इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है। क्या लगता है इससे कितनी बड़ी मुश्किलात सामने आएंगी पीटीआई को? वोटर्स किस तरह से अब इस चीज़ को लेंगे और मजीद क्या हो सकता है? इलेक्शन का मैच होने वाला है बल्ले के बगैर। अब बल्ले के बगैर भी मैच हो सकता वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत टैगलाइन दी आपने जी। मैच होने वाला है बल्ले के बल्ले बगैर। के बगैर। तो क्या करें फिर, विकेट से विकेट उखाड़ लें। अच्छा, नहीं, ऐसा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पहले उनको स्टे ऑर्डर दिया था ठीक है। कि वक्ती तौर पे हम बहाल कर देते हैं आपका निशान, लेकिन जब हम बाद में केस को सुनेंगे 8-9 तारीख को तो फिर डिटेल में उसका फैसला करेंगे कि ये सही है या नहीं। लेकिन ये कि अब उन्होंने वो स्टे वापस ले लिया है, तो 8 जनवरी को जब समाअत होगी यानी 3 दिन के बाद, तो फिर पता चल जाएगा। हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट दोबारा बहाल कर दे। पीटीआई की जानिब से भी कहा गया ना, हम दरखास्त देंगे। जी, तो और अगर वहाँ से भी बहाल नहीं हुआ तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये सूरत हाल 13 जनवरी तक वाज़ेह हो जाएगी। ठीक। और ज़्यादा चांस ये है क्योंकि जो आईन पाकिस्तान है उसमें किसी पार्टी को कलअदम करार देने की जो ताकत है, इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसके लिए रेफरेंस भेजना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। अगर इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को डीरजिस्टर कर देता है तो एक तरह से वो उस पार्टी को भी महरूम कर देता है आवाम के पास जाने से, उसके निशान से। और वो जो लोग उसके वोटर्स हैं, जो 1.5-2 करोड़ वोटर्स थे उनके पिछले इलेक्शन में, 2.25 करोड़ के करीब, उनको भी महरूम कर दिया जाएगा एक लिहाज से कि वो अपनी चॉइस के मुताबिक वोट किसी पार्टी को दें या ना दें। तो अब ये है कि एक ऑप्शन उनके पास है कि अगर फ़र्ज़ करें कि लीगल बैटल वो हार जाते हैं, तो जो 3 छोटी पार्टियां उनकी इत्तेहादी हैं, एक तो हामिद साहबजादा हामिद रज़ा की पार्टी है, एक जो है मौलाना शिरानी की पार्टी है, एक राजा नासिर अब्बास की वहदतुल मुस्लिम। तो उनमें से किसी एक पार्टी के निशान के ऊपर भी अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर सकते हैं। ये उनका प्लान बी है कि वो किसी छोटी पार्टी जो उनके इत्तेहादी हैं उसके निशान पे अपने उम्मीदवारों को कहेंगे कि आप ले लें। अदनान साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन का फैसला मफरूज़े के तौर पर बात करें तो अगर वो बहाल रखती हैं और बल्ले के निशान से महरूम हो जाए पीटीआई, तो आपको क्या लगता है इसका एडवांटेज होगा डिसएडवांटेज होगा पीटीआई? नहीं, थोड़ा बहुत तो डिसएडवांटेज होगा क्योंकि एक तो जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका थोड़ा सा मोरल डाउन होगा। लेकिन ये कि आजकल आपको पता है कि ये मोबाइल फ़ोन का भी आप जिक्र कर रहे थे, सिम मुफ्त मिल जाती है। तो देहात तक में, मैं दूर दराज इलाकों में जाता हूँ तो वहाँ पे लोग टिकटॉक देख रहे होते हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख रहे होते हैं। तो अब ये नहीं है कि बल्ले की जगह कोई और निशान हो जाए तो लोगों को पता नहीं आसानी से चलेगा, तो बहुत तेज़ी से बात फैल जाएगी। लेकिन अदनान साहब बड़े सादा लॉ इंसान होते हैं, जितने भी लोग हैं उन्होंने जो पसंद करते हैं मानिए पीटीआई को, अब वो उनको पता है कि इसका निशान बल्ले का ही है। हाँ। अब उनको नहीं बताने वाला भी कोई नहीं है कि भाई निशान चेंज हो गया, तो इससे फर्क तो पड़ सकता है। जी, मैंने कहा ना थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। और आप जैसे सादा लॉ भी होते हैं दुनिया बहुत सियालकोट के दूर दराज इलाकों में। तो बहरहाल लेकिन ये कि इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक मुल्क की बड़ी पार्टी को आप इस तरह मैदान से आउट कर दें। उसको निशान तो उसके उम्मीदवारों को कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन ये कि इससे पूरे दुनिया में पाकिस्तान के इलेक्शन की साख भी मुतासिर, क्रेडिबिलिटी भी। अदनान साहब, दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि पीटीआई के उम्मीदवार जब कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो उनके साथ जो सलूक हुआ, वैसे तो खुद भी वो सोशल मीडिया पे भी बताते रहे, जो क्लिप्स आते रहे सामने। और ये कहिएगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी जबरी गुमशुदगी के जो मामलात हुए हैं, अगर तो हुए हैं, या कागजात नामजदगी अगर छीने गए तो उसके सबूत लेकर आए जाएं, तो पीटीआई के पास है कोई ऐसा? उनके वकील जो हैं, इब्तदाई समाज होती है, बहुत छोटी सी होती है, उसमें उन्होंने कहा मैंने वीडियोस और सबूत साथ मुंसलिक किए हैं। उन्होंने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांग ली है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाला काम होगा।
खतो किताबत होगी, वो कहेंगे नहीं जी हम तो तमाम कानूनी तरीके से। असल में कानून में ग्रे एरियाज बहुत होते हैं, सही। तो उन ग्रे एरियाज का इंतज़ामिया फ़ायदा उठा रही है। इंतज़ामिया डिटरमिंड है। पहले तो लगता था कि शायद बानी पीटीआई को माइनस करना है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद पूरी पीटीआई को या तो माइनस करना है या उसका जोर इतना तोड़ना है कि उसकी सीटें जो हैं बहुत कम रह जाएं, वो अक्सरियत हासिल ना कर सके। तो आपने देखा कागजात छीने गए, लोगों को उठाया गया, उनके तस्दीक कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा को उठाया गया, जिसके कागजात जमा हो गए उसके ऊपर करप्शन के केसेस, कई ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने देखा कि उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए, फिर उनके कागजात होल सेल रिजेक्ट हो गए। यानी नून लीग के 21 रिजेक्ट हुए हैं, उनके 381, 1 और 18 की रेशो है। तो 18 लोग जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से था उनके रिजेक्ट हुए हैं, तो उसके मुकाबले में एक नून लीग का ऐसा है जिसके रिजेक्ट हुए हों। तो ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। रिजेक्ट होते थे, रिजेक्ट हो गए। माजी में रिजेक्ट होते थे 10-12%, लेकिन वो एक पार्टी के इतनी बड़ी तादाद में रिजेक्ट नहीं होते थे जितने इस दफा हुए। लेकिन वैसे वो फाफिन की रिपोर्ट में तो ओवरऑल 2013 के बताए गए नंबर्स कि तब सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे, लेकिन वो हुए थे सिर्फ एक पार्टी के नहीं हुए थे। अब ये है कि एक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के बहुत ज्यादा तादाद में हुए हैं। ये फर्क है बहुत सब्सटेंशियल। नोट चाहत फतेह अली खान के भी रिजेक्ट हो गए। ये तो बड़ी ज्यादती हुई है। मैं उनको बड़ा फैन हूँ। पाकिस्तान में चाहत फतेह अली खान एक मेटाफर है, सिंबल है, तो उस मेटाफर सिंबल ऑफ नून लीग की वो आप बेहतर जानते हैं। नून लीग की बात कर लेते हैं। चाहत का सिंबल, चाहत का सिंबल। वाह वाह वाह, क्या बात। पहले मुस्लिम लीग नून में बड़े इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। हमने पहले देखा शाहिद खाकान अब्बासी, उसके बाद हमने देखा मिफ्ता इस्माइल, फिर दानियाल अजीज, और अब मोहम्मद जुबैर ने भी अपनी क़यादत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ता। बड़ी पार्टियों में झगड़े होते रहते हैं, जिसे कहते हैं शौकने आपस में लड़ती है। तो हलवा, पता है हलवा तैयार है, सब चाहते हैं कि हलवे का बड़ा शेयर मुझे भी मिले। अब किसी को लग रहा है कि मेरा हलवा कोई और खाने जा रहा है, तो वो फिर दानियाल साहब कह रहे हैं कि मेरी जो कौमी सीट के नीचे प्रोविंशियल सीट है मेरे बंदे को मिले। एहसन इकबाल यहाँ क्यों घुस रहे हैं? तो ये मसला है कि शेख रोहेल असगर जो हैं वो चाह रहे हैं, या सादिक वो चाह रहे हैं, लेकिन अब ये है कि बिलावल भुट्टो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो वो भी शायद नून लीग से डिमांड हो रही है पीपल्स पार्टी की, भाई आप बिलावल के लिए कुछ सपोर्ट करें तो हम शहबाज शरीफ को कराची में सपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह के बिलावल के लिए भी खबरें चल रही थी कि उनकी इंगेजमेंट है और हो सकता है कि वो पहले सेहरा पहन लें, शेरवानी बाद में पहने। ये शादी ब्याह के मसाइल आप बेहतर जानते हैं। मैंने कहा हम तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम तो खुद बहुत अच्छी बात है, हमारे कौमी लीडर हैं, उनकी शादी होगी, सारी कौम खुशी मनाएगी। और ये कि अब इलेक्शन की उसमें तो शायद गहमा गहमी में ऐसा ना हो सके, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको नामजद कर दिया। उनकी जो चीफ CEC है, जो उनकी सबसे हाई पावर्ड बॉडी है, उसमें फैसला हुआ है कि अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे। लगता तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें मिल जाएं कि वो वज़ारत उज़्मा हासिल कर सके, लेकिन ये कि हाँ, दावे तो सभी करते हैं सियासत में ना। जो सियासतदान है वो दावे तो हालात जैसे भी हों दावे बुलंद रखने चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त बात की। हालात जैसे भी हों दावे बुलंद रखने चाहिए, ये हमें भी अपनी जिंदगी में से करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी अहम हमने गुफ्तगू की ये मुल्की सियासत के हवाले से। यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करेंगे। व्यूअर्स आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स और बात करते हैं इंतहाई अहम इशू पर जो तालिब इल्मों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक के तालिब इल्मों की पहली तरजीह बरतानिया होता है, मगर अब बरतानिया ने इमिग्रेशन कवानीन मुतअद्दिद तब्दीलियों के बाद ज़रा सख्त कर दिए और बरतानवी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि 1 जनवरी के बाद तालीम के हसूल के लिए आने वाले गैर मुल्की तालिब इल्म अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों को स्टूडेंट्स वीज़े पर नहीं बुला सकेंगे। इससे पहले बरतानवी हुकूमत ने ख़ानदान को बुलाने के लिए यानी कि जो उनके इमिग्रेशन लॉज है वो सख्त किए और उसके लिए कम अज़ कम उजरत 26,000 पाउंड से बढ़ाकर 39,000 पाउंड मुकर्रर कर दी गई है। और हालिया पाबंदियाँ किन तालिब इल्मों पर लागू होंगी, बरतानिया के जो कवानीन सख्त हो रहे हैं ये सख्त क्यों हो रहे हैं, इसके क्या असरात होंगे, इस हवाले से बात करते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से ब्यूरो चीफ हैं सुनो न्यूज़ के मुश्तबा अली शाह। मुश्तबा, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपको भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अच्छा, बरतानिया में जो गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए सख्त कवानीन लगाए जा रहे हैं, ये कवानीन सब तालिब इल्म हैं उन पर लगेंगे या फिर कुछ मखसूस तालिब इल्म जो किसी मखसूस वीज़े पर आए हैं या मखसूस कोर्सेज पर आए हैं उन पर ये पाबंदी आयद होगी? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच शेरबानो। ये जो
जो बरतानिया ने जो नई कवानीन मुतारफ़ करवाए और जिनका प्रॉपर उन्होंने लागू कर दिया और स्टार्ट हो चुके हैं 1 जनवरी से। अब वो जितने भी जो तलबा हैं जो जो फ्रेश कोर्सेज़ के लिए आए हैं, उन पे ये पाबंदियाँ होंगी हुँ। और चूँकि बहुत ज़्यादा तलबा यहाँ बरतानिया में आ गए जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है, तलबा को भी और बरतानवी गवर्नमेंट को। इस वजह से उन्होंने इन पे पाबंदियाँ लगा दी हैं, जो सख्त तरीन पाबंदियाँ। लेकिन जो पोस्ट जो ग्रेजुएट जो कोर्सेज़ के लिए जो पीएसडब्ल्यू और उसके साथ-साथ जो स्कॉलरशिप जिन लोगों को गवर्नमेंट ने दे रखी है, उन पर ये पाबंदियाँ नहीं होंगी। वो अपने अच्छा। ख़ानदान के अफ़राद को ला सकते हैं। लेकिन जो दूसरे तलबा हैं, उनको बिल्कुल अब इजाज़त नहीं है कि पहले वो जो अपने स्पाउस ख़ानदान के वीज़े पे अफ़राद को आते ला थे सकें। लोग, यानी अब वो स्पाउस वीज़ा खत्म है, हुँ। उस पे अब नहीं लाया जा सकता। नहीं, उस पे अब आप नहीं ला सकते, उसके लिए जो सख्त कवानीन मुतारफ़ करवाए थे इन्होंने लास्ट ईयर, लेकिन अभी जनवरी 2024 से उस पे अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। अच्छा मुश्तबा ये कहिएगा कि वहाँ पे आपने ऑब्वियसली राय ली होगी लोगों की, तो क्या लगता है अगर स्टूडेंट से आपकी कोई बात हुई हो, ऐसी पाबंदियों के बाद अब वो किसी और मुल्क को तरजीह देंगे? बिल्कुल, जितने भी तलबा हमने यहाँ पर उनसे बात भी होती है, हमने उनसे बात वो खुद भी जो तलबा हैं, वो इस परेशानी का शिकार हैं कि उनका यहाँ पर फ्यूचर काफ़ी हद तक उनको नज़र आ रहा है कि तारीख है, वो फ्यूचर में जो जिस तरह एक पहले प्रोसेस होते थे, वो अब नहीं होंगे। और हुँ। यहाँ पर एजुकेशन मस्ट कर दी गई है, काम की इजाज़त नहीं है, 20 आवर्स से ऊपर स्टूडेंट्स काम नहीं कर सकते। जिन जगहों पे वो काम के लिए जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता और हुँ। बड़ी मुश्किलात और इस वक़्त परेशानी का आलम है। तो अब जो पाकिस्तान से भी इंडिया या बांग्लादेश दूसरे इलाकों से जो स्टूडेंट्स आ रहे थे, उन्होंने फ़िल वक़्त जो है ना इसको स्टॉप कर दिया और वो दूसरे ममालिक का सोच रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के जो ममालिक हैं। अच्छा मुश्तबा मैं लेकिन मैं ये पूछना बरतानिया चाह रहा था कि ये जो पॉलिसी है बेसिकली ये ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें कोई मखसूस ममालिक शामिल नहीं है? जी, जी, बिल्कुल ये मोस्टली एशियंस आते थे, इंडिया, हुँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश राइट। और यहाँ के लोग, लेकिन ये सबके लिए है, किसी एक मुल्क को इसमें टारगेट नहीं किया गया बल्कि ये सबके लिए, ये ऑल इंटरनेशनल अच्छा स्टूडेंट्स मुश्तबा, के लिए। लोग भारी भरकम पैसा देकर अपनी जायदादों को बेचकर यूके जाते थे कि वहाँ जाएँगे तो हालात बेहतर होंगे, मामलात बेहतर होंगे, उसके बाद फिर असाइलम अप्लाई करते थे। और असाइलम के बारे में पता चला है कि बड़े सख्त कवानीन सामने आ गए हैं, आप किसी और जज़ीरे में भेज देते हैं, अगर आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप इतना ही कमा सकते हैं कि जिससे आपकी सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती हैं। और ये जो ख़ानदान को बुलाने के लिए जो उजरत में इज़ाफ़ा किया गया है, ये बहुत ज़्यादा है, यानी 26,000 पाउंड से 39,000 हुँ। पाउंड तक कर दिया गया। जी, बिल्कुल, पहले जो असाइलम सिस्टम था, ये जेनेवा कन्वेंशन में 1954 में एक कानून बना था और वहाँ पे जब बंदा असाइलम करता था, फिर जब उसका असाइलम एक्सेप्ट होता था, उसकी फैमिली को भी बुलाते थे। वो जब बताता था कि मेरी फैमिली को वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, हाँ। खतरा है, उनकी जान को खतरा है। अब उन्होंने असाइलम के लिए एक रवांडा या जहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और बिल्कुल एक वीरान एरिया हुँ। अफ्रीका का एक इलाका, वहाँ पर भेज देते हैं अच्छा। ताकि हुँ। ताकि लोग असylum की गर्ज से होम ऑफिस का दरवाज़ा ही ना दस्तक दें और जब अगर एक्सेप्ट भी होता है तो उनको पता होता है कि हमारी जो जर्नी है, जो वो हमारा हार्ड है। डेस्टिनेशन है अच्छा वो मुश्तबा रवांडा। बरतानिया ये कवानीन सख्त क्यों कर रहा है बेसिकली? बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन कोई वहाँ पे ऐसे मामलात हैं? असल में मैं आपको बताऊँ 2022 और 2023 के दरमियान मिलियंस में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और इनका जो नेशनल डाटा सिस्टम है, उसने भी अपने अवाम को खबरदार किया कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ गए और हुँ। जितने भी थे लोग जो इंडिया, पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए, उन्होंने यहाँ पे आके जॉब्स पे ऑक्यूपाई कर लिया। उसके हुँ। बाद जहाँ पे जो हाउसिंग थी, जो लोगों के घरों में हुँ। बहुत ज़्यादा तादाद में जो फैमिलीज़ आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, तो यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं, जो चाहे वो गोरे हैं या चाहे वो एशियन ब्रिटिश है या जो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। उनको हाउसिंग नहीं मिल रही थी, उनको हुँ। जॉब्स में मुश्किलात आ रही थी। और जो जहाँ पर एक लाइक एशियंस हैं या दूसरी कंट्रीज से आए हैं, वो कम पैसों पर भी काम कर रहे थे, तो जो वहाँ के लोग हैं उनको नौकरियाँ नहीं दी जाती क्योंकि ये लोग कम बिल्कुल पैसों पे काम कर रहे थे। तो हम एक तरफ और तो इसी देख रहे हैं कि वजह से बरतानिया की जानिब से गैर मुल्कियों पर पाबंदी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान के शहरियों के लिए मुफ्त वीज़ा सर्विस का ऐलान किया गया है। ऐसा है क्या? जी, जी, बिल्कुल ऐसा अभी रिसेंटली हुआ है और ये फ़रवरी से इस पे अमल दरामद शुरू होगा और जो बरतानिया की गवर्नमेंट है, उनका यही कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल परमिट सिस्टम पर ये जो ममालिक हैं, ये मुंतकिल हो जाएँगे हुँ। और उसके बाद ये लोग यहाँ पर बरतानिया में आएँ, यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आएँ, यहाँ की बरतानिया की सकाफ़त को देखें। हमारे लोग वहाँ सकाफ़त को देखने जाते हैं, तो एक दोस्ती के रिश्ते को भी बढ़ा रहे हैं और चूँकि ये जो ममालिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल परमिट सिस्टम पर आ जाएँगे तो बरतानिया ये समझता है कि ये लोग हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और ये यहाँ पे आएँ, विज़िट करें और वापस चले जाएँ।
ठीक ठीक। है। तो मुज्तबा अभी ओवरऑल क्या ब खबरें आ रही है वहाँ पर, क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस सारी सूरत-ए-हाल के बाद बरतानिया में? क्योंकि गैर मुल्की या जिन्हें तारकीन वतन कहते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है वहाँ पे। बिल्कुल इस अमल के बाद जो स्टूडेंट्स आ रहे थे या वर्क परमिट के लिए लोग आ रहे थे, वो तो एक काम बंद हो चुका है, तकरीबन लोगों को समझ आ रही है कि यहाँ पर फ्यूचर नहीं है। इसके साथ-साथ जो 2 नंबर कंपनियाँ बनाई गई थी, जो लोगों को वर्क परमिट जारी कर रहे थे और जब लोग यहाँ पर हाँ, पहुँचते थे, यहाँ पर काम नहीं होता था, कंपनी नहीं होती थी, जो कंपनी उनको वीज़ा इश्यू करती थी, वो बंदे फ़ोन नहीं उठाते थे। एग्ज़ैक्टली। हुँ, ये चीज़ें भी जब देखी और इसमें हमारे एशियंस लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो हुँ। बरतानिया की गवर्नमेंट को चूँकि अपने लोगों से जो अवाम से भी बहुत ज़्यादा मज़ाहिरों का और मुज्तबा इसका यानी कि रद्द अब हम चूँकि पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है कि वो जल्दी, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं इनमें, कि जो लोग इस मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, बरतानिया का रुख ना करें फ़िलहाल? हुँ, बिल्कुल, अगर जेन्युइन उनके पास वीज़ा है तो आएँ, अदरवाइज़ अपने पैसे ज़ाया ना करें, ज़मीनें ना बेचें, हुँ, वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ जो भी उनके पास मुश्किलात से ज़िंदगी बनाते हैं, वो बेच कर यहाँ पे ना आएँ क्योंकि यहाँ पर वो उसको अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। जो पैसे वहाँ से खर्च करके आएँगे, वो यहाँ पे वो वापस इकट्ठे करना नहीं उनके कमा लिए सकते। बहुत ज़्यादा हुँ। हार्ड बहुत शुक्रिया ठीक है। मुज्तबा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक़्त दिया, और ये शहर बानो भी है। बात हो ढोल सुहाने। हाँ, हर कोई कहता है हम बस यहाँ से वीज़ा लगवाएँ, यहाँ से बेच-बाच के और हमने 6 मंथ्स के अंदर हमने पता नहीं वहाँ पे जाके लैंडलॉर्ड बन जाना है और पता नहीं कौन-सा बड़ा बिज़नेसमैन बन के हमने पाकिस्तान में भी बिज़नेस और यहाँ पर भी नहरें लगा देनी है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे हालात बहुत मुश्किल हैं। जो लोग स्टूडेंट्स गए हैं, वो पीछे इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है कि बिल्कुल, वो इतने वो पैसे वहाँ उधार पे लेकर या अपनी बेच कर गए हैं बिल्कुल, अपनी जायदादें। लाइफ़ को अफ़ोर्ड करने के चक्कर में वो लोग इतना नहीं कमा पाते कि पीछे भी भेज पीछे भी सकें। भेजे तो वहाँ पे यहाँ भी और हम पर ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान में लोग हैं वहाँ पे वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे लोग तो वो अपनी बहन भाइयों को या फैमिलीज़ को फरमाइशों की लंबी लंबी लिस्टें पकड़ा देते हैं, तो उनसे भी ये है कि ज़रा लिस्टों पर कंट्रोल करें और जाने से पहले पूरी रिसर्च करें, किसी ऐसे शख्स के हाथों ना लगे जो कि आपके पैसे भी ले ले और आपका वीज़ा भी लगवाए। और वो वीज़े में भी बड़ी बड़ी कैटेगरीज होती हैं जिसमें आप एक शख्स मुझे कह रहे ब्रेक ले ले। ब्रेक हाँ, लेते हैं, जी ब्रेक के बाद एक वापस ब्रेक के आएँगे। बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फ़लस्तीन की। तो सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होती दिखाई दे रही है और दूसरी जानिब हमास रहनुमा साले की शहादत के बाद तनाज़े के फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से भी कहा गया है कि रहनुमा को शहीद किया गया और इस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इस पर बात करेंगे, हमारे जी, साथ बिल्कुल। हमारे गेस्ट मौजूद हैं, आलमी अमूर के माहिर हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। सईद मोहम्मद अली साहब, एक तो ये कि हमास रहनुमा साले की शहादत के बाद ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब ये जंग फैलेगी, और ये थ्रेट अलर्ट जो है जारी किया यूएन की जानिब से भी। तो कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को आप? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैं क्विकली इसके जो पाँचों अहम पहलू हैं वो आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये है कि ये हकीकत है कि पूरी दुनिया में जो बाशऊर और बाज़मीर लोग हैं, वो इस जंग पे बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार भी कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी भी कर रहे हैं और जो इसराइली ज़ुल्म व बर्बरियत है उसको कंडेम भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मौजूदा दौर में मैं समझता हूँ इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे सिविलियंस की शहादतों की मेरे ख़्याल में मिसाल नहीं मिलती है। दूसरी बात जो एक है वो आपके सामने रख देता हूँ कि कानूनी एतबार से भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली इसराइल के खिलाफ जी, जी। जीनोसाइड के हवाले से जी। जो मुकदमा दायर किया है उसकी भी हियरिंग होने वाली है और इसराइल जो है उससे तवक्को की जाएगी कि उसको इसके हवाले से तमाम शवाहिद पेश किए जाएंगे। ठीक। अलबत्ता जो जंग का पहलू है, जो इसका दिफाई एस्पेक्ट है, वो पेचीदा भी होता जा रहा है और ज़्यादा फैलता भी जा रहा है। जिस तरह अभी आपने खुद हवाला दिया कि लबनान के अंदर एक सीनियर हमास कमांडर को शहीद किया गया जी, और साथ ही साथ कल भी जो एक 2 बड़े धमाके ईरान में हुए हैं, जिसके बिल्कुल। नतीजे में 200 के जी। करीब शहादतें हैं। बाज़ चोटी के अमरीकी माहिरीन जो हैं, जिस तरह वली नसर वग़ैरह, उसमें वो इसराइल को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि ये भी एक मैसेज है ईरान के लिए कि वो पुष्ट-पनाही बंद करे और हिज़्बुल्लाह ने भी दो गज़ा में। टोक अल्फाज़ में ऐलान किया है ना मोहम्मद अली साहब कि हमास जी, रहनुमा की बिल्कुल। शहादत पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो क्या जी, समझते हैं, बिल्कुल और किस तरह से तीस बदला लिया जी, जाएगा? बिल्कुल। जी हाँ, और तीसरा पहलू जो है देखिए ये हमास के साथ-साथ जो हूतीज़ के साथ कशीदगी है उसमें हुँ, भी इज़ाफ़ा हो रहा है। हुँ, कुछ जो हूती जंगी कश्तियाँ हैं बहरे रेड सी के अंदर, उस पे भी अमेरिका की अफ़वाज ने हमला किया है और उनके दरमियान भी झड़पों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है और साथ ही साथ आप जानते हैं कि लबनान के अंदर भी और शाम के अंदर भी इसराइली हमलों में इज़ाफ़ा हुआ है।
तो आपको लग रहा है कि बतदरीज ये जंग फैल रही है और यूं लगता है कि इस जंग के जो असरात हैं वो शायद सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रहेंगे, क्योंकि आज सुबह से इस्राएली अफवाज ने वेस्ट बैंक में भी बड़े पैमाने पे पकड़ धकड़ शुरू कर दी है और तकरीबन 70,000 के करीब जो यहूदी बस्तियां हैं उनको लबनान की सरहद के करीब से खाली करा लिया गया है। सईद मोहम्मद अली साहब, ये भी बताइएगा जैसे कि आलमी अदालत इंसाफ में अब ये केस लग गया है, हेयरिंग होने वाली है इस पे, तो जो भी फैसला आता है वो फैसला बाइंडिंग होता है? देखिए, वो एक एडवाइजरी ओपिनियन दे सकते हैं। कानूनी एतबार से यकीनन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बहुत एक अहम इदारा है और उसका जो ओपिनियन है वो आलमी सतह पे बहुत अहमियत रखता है। आप जानते हैं कि बोस्निया में भी जो सर्ब रहनुमा थे स्लोबोदान मिलोसेविच, उनको एक वॉर क्रिमिनल करार दिया गया था। तो इसकी अहमियत तो है, लेकिन जो डिसाइसिव फैक्टर है बदकिस्मती से वो दो है जिसके जरिए से जो इसराइली जारियत को बंद किया जा सकता है। वो ये है कि उसके ऊपर बहुत सख्त माशी पाबंदियां आयद की जाएं या उसका जो दिफाई इमदाद है वो बंद की जाए। तो जब तक ये नहीं होता, ठीक है, आप कानूनी एतबार से, सिफारती एतबार से दबाव बढ़ा सकते हैं, उसको कंडेम कर सकते हैं। और अमेरिका में भी तशवीश फैल रही है कि अब हाल ही में जो इसराइल की तरफ से बातें आ रही हैं वो ये हैं कि जनाब वो मुकम्मल तौर पे वो इनखला चाहते हैं फ़लस्तीनियों का गजा से। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक कुछ सीक्रेट मुज़ाकरात इसराइल की हुकूमत ने अफ्रीकी रियासत कॉन्गो से किए हैं कि यहाँ से जो फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जा रहा है उनको कॉन्गो में रीसेटल किया जाए। तो उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा दुनिया में तशवीश पाई जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम पर अपना तज़किया दे रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात करते हैं जहेज जैसे नासूर की जो हमारे माशरे में कैंसर की तरह फैल रहा है और इस लानत ने लाखों बहनों और बेटियों की जिंदगियों को जहन्नुम बना रखा है। ये ऐसी मकरूर रस्म है जिसका शिकार सिर्फ गरीब वालिदैन हो रहे हैं और जहेज की वजह से माशरे में क्या क्या खराबियां जन्म ले रही है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मैच मेकर मिसेस खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और खुदा ताला से सबके लिए दुआ करती हूँ कि सारी जगह, ख़ास तौर से हमारे यहाँ गज़ा में और जहाँ फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, या अल्लाह ये जुल्म ख़त्म कर दे, कोई अपना मोजज़ा दिखा दे। मैं आमीन आमीन। खान, जो जहेज की डिमांड में इजाफा हो रहा है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पेरेंट्स को, फैमिली को, ये बताइए। बिल्कुल, बहुत आप सही कह रही हैं कि आजकल मेरे पास भी एक केस आया हुआ है, बल्कि उस बच्ची की शादी हो रही है, उसकी माँ आकर इतना रोती है मेरे पास कि मिसेस खान मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये एक बात बताएं, जब बच्चियों की बात पक्की होने लगे, जब बच्चियों की बात चल रही हो तो वेरी क्लियरली लाउड एंड क्लियर कहें कि हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ बस यही दे सकते हैं उसको, उसके अलावा आप कुछ ना सोचें। या ये लड़के के लिए सलामी जी बाइक हो, सलामी बड़े लोग हों तो वो डिमांड कर देते हैं भाई सलामी में। उसके दोस्तों को तो एक खातून मुझे कह रही थी कि आप लड़की वालों को कहें कि हमारे बच्चे को सलामी में गाड़ी मिली थी, उसके दोस्तों को सबको गाड़ियाँ मिली थी, तो ये लोग भी गाड़ी दें, ये लोग भी गाड़ी दें। अब आप खुद सोचें, गाड़ी, या बाज़ लोग कह देते हैं बाइक दे दें, जो कम हैसियत के होते हैं वो सलामी में बाइक मांग लेते हैं। वो अब इतना जहेज छोटी मोटी चीज़ों पर अटैक नहीं करते। फिर जब लड़की चली जाती है, कुछ अरसे बाद बच्चा होता है, जाओ अपने घर का हिस्सा ले आओ। एक बंदी मुझे आकर कहती है, खातून कहती है, मिसेस खान, जहाँ आपने, अब हमें क्या पता, वो जो शादी का रिश्ता बताया था आपने, मैंने वहाँ कर दिया लाहौरियों में या सियालकोटियों में, लाहौरियों में। तो अब वो लोग इतने तेज़ हैं कि इतना सारा बच्चे का मैंने किया, उसके पता नहीं गले में संगल थी, 6-7 लाख रुपए उधर, फिर उसको बच्चे को और माँ को सोने की चीज़, उसकी माँ को कहती अभी शादी पे मैं सब कुछ देकर हटी, फिर उनके घर में पिनोनिया वगैरह भेजो और शादी में अलग। और ये क्या तमाशे हो रहे हैं कि लड़का जो है, लड़की वाले लड़के को सलामी में गाड़ी दें। तुम ये शुक्र करो पढ़ा लिखा कर सारी जिंदगी की। कराची और इस्लामाबाद का बताएं कि वहां पे क्या डिमांड्स हैं? कराची में फिर भी कम है,
ये अच्छा। लाहौरियों को, सियालकोटियों को बहुत ही आखिर आई हुई है। उनका एक तो डिजाइनर और उनके लाहौरियों के जी नखरे मिसेस और खान, उनके आपको जहेज मजे की और बात उनकी बताऊं, बरियां, ये लाहौरी बैठा बहुत- हुआ है और मैं बहुत- सियालकोटी कराची हूँ। में जरा सुकून है। अच्छा, कराची में जरा सुकून जी है, हाँ, ठीक बोले, है। हम मैं चाहते हैं भी जी पूरे लाहौर हूँ। पाकिस्तान में ये सुकून रहे, अल्लाह नहीं करे। नहीं नहीं मिसेस खान, नहीं, आई एम फ्रॉम लाहौर। ओह, अच्छा, ये मत कहें कि लाहौरी हूँ, मैं जी, भी जी, लाहौरन बिल्कुल। हूँ। मेरे साथ मेरा जो मेरा ससुराल को खास होस्ट लाहौर है का मिसेस खान, ये लाहौरी है और मैं जो हूं ना, मैं सियालकोटी हूँ। तो ये इसलिए हमें बड़ा मजा आ रहा है आपकी बात सुनते हुए। तो हमारे यहाँ देखें लाहौर में कितने ज़्यादा ये भी होना चाहिए, यूं भी अरे भाई लड़के वाले आ रहे हैं, यूं मेहंदी में होना चाहिए, शादी में उनके साथ शादी में खाना तो होता है, फिर बारात के साथ, शादी के साथ भी उनको खाना भेजो कमबख्तों को। अब ये क्या मुसीबत है? अपनों को तो हम मिसेस खाना खान, नहीं ये खिला सकते। बताइएगा, अब तो ये कदम बताइएगा कि बहुत अच्छा है। लड़के वालों की तरफ से डिमांड्स होती हैं या कई दफा लड़की वालों की तरफ से भी कोई डिमांड आ जाती है? हाँ, लड़की वाले भी कहते हैं। अभी एक रिश्ता नहीं हुआ, बहुत अच्छा लड़का था, मैंने उसकी माँ से पूछा भाई क्यों, इतना अच्छा लड़का कमा रहा था। कहती हम उनके घर गए, एक ही घर था, 2 बहुएं ऑलरेडी थी, मेरी बेटी भी जाएगी तो उसकी क्या इज्जत होगी, उधर तो लड़ाई झगड़े होंगे। एंड शी वाज राइट। इस पॉइंट पर तो मैं उसको कहती हूँ कि 2 बहुएं और भी रह रही हैं, उसको भी 3 बेडरूम का हाउस, तो उसको भी एक कमरा मिल जाता। बाद में एक्सटेंडेड फैमिली, एक दो बच्चे हो जाते, तो उस घर में लड़ाई झगड़े के अलावा और क्या होता। और इतनी अब किसी में इस्तात नहीं, मिडिल क्लास में भी इतने कोई अपना मुश्किल से गुजारा करते हैं, वो इसलिए साथ रह रहे हैं कि अलग रहकर वो किराया कहाँ से देंगे, बिल कहाँ से देंगे, बच्चों की पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ, उनके खर्चे वो कैसे पूरे करेंगे। तो फिर अब बहुत बड़ी फैमिली हो, अब तीसरी बहू जा रही हो, तो उसकी खपत कहाँ होगी। तो सास किस किस बहुओं के बबुओं का सुनेगी, किस किस की, जिसको वो ज़्यादा सा प्रेफर थोड़ा सा करेगी, प्यार लाड करेगी, या जिसकी साइड लेगी, तो दूसरी बहुएं अलग नाराज़ हो जाएंगी, वो अलग सास को उल्टा सीधा कहेंगी। तो फिर ये एक गुत्थम गुत्थी, एक ने कुछ कहा, दूसरे ने फिर उससे ज्यादा कहना शुरू कर दिया, फिर तो उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मिसेस खान, ये पूछ रहे हैं कि पहली शादी में तो हम देखते हैं कि जहेज की डिमांड होती है, तो जब दूसरी या तीसरी शादी की कोई बात हो रही होती है तो उसमें भी सिचुएशन होती है जहेज वाली? क्यों नहीं होती, बिल्कुल। वो तो सासें तो ये कहती हैं, वो वाली बहू जो है वो तो 2 ट्रक भर के लाई थी। अच्छा ये बताओ कि वो 2 ट्रक तुमने कहाँ समाये होंगे। अब फिर वो एक्सपेक्ट कर रही है कि अब दूसरी बहू भी 2 ट्रक भर के लाए अपना सामान। इसका मतलब तुम बेड़ा गर्क करके फेंक देती होगी और नया सामान सजाती होगी। फिर आजकल की मिसेस खान, वैसे एक सोशल प्रेशर भी होता है लड़की वालों पे, स्पेशली ज्यादातर इस तरह का प्रेशर होता है कि लड़के वाले अगर कहें भी कि हमें जहेज की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर भी माइंडसेट ऐसा है कि वो ये समझती है कि अगर वो नहीं लेके जाएगी तो शायद कोई ना कोई आने वाले दिनों में कोई बात सुनने को ना मिल जाए। तो इस ये माइंडसेट भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, उसकी इज्जत नहीं होगी और उसको हर वक्त टॉन्ट किया जाएगा। पहली वाली तो ये भी लाई थी, वॉशिंग मशीन भी थी, फ्रिज भी था, टीवी भी था, और ये जी क्या क्या कुछ गिना देगी, इतने डिनर सेट थे और हम लोग को ऐसा पिनोनियाँ मिली। मुझे तो सोने में कड़े मिले थे और नंदों का अंगूठियाँ या टॉप्स मिले थे। तुम्हारी अम्मा ने तो भला बताओ सोना कहाँ जा रहा है, वो अपने आप को बेच कर देंगे। एक सेट भी अगर पतला सा डाल दें, मैं तो कहती हूँ आजकल के ज़माने में बहुत होगा। वो लोग आजकल डाल रहे हैं जिनकी माओं को मिला हुआ है, जिनकी माओं को हमारे सस्ते ज़माने में सोना मिलता था, बर्थडेज में भी गिफ्ट मिल जाते थे, ईद में भी। वो तो फिर इकट्ठा होकर शादी में काफ़ी सोना हो जाता था। हम तो अभी तक देते रहे हैं और हमारी बहुएं भी शायद दे देंगी, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं है। अब जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां, वो कहाँ से देंगे? वो तो एक तार भी अगर कुछ दे दें तो बहुत है। वैसे आप क्या मतलब एक बेस्ट मैच मेकिंग के लिए दोनों जो कपल हैं उनको किस तरह से लाइफस्टाइल गुजारना चाहिए, और जहेज जो है क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या मैसेज देंगे आप? अच्छा, अब जो वाइज वुमेन है, जिनका दिमाग तेज है, जो वाइज वुमेन है, वो ये नहीं देखती कि कितना लाएगी, वो ये देखती है कि इसके माँ बाप जो हैं अच्छे सॉलिड पोजीशन में हैं, वो बस देते ही रहेंगे। और लड़की पढ़ी हुई लिखी हुई या डॉक्टर्स या MBA किसी मल्टीनेशनल में हो या कोई डॉक्टर हो, कंप्यूटर साइंस में आजकल लड़कियां घर बैठे हुए इतना पैसा बना रही हैं। वो लड़कियां ऐसी हंट करती हैं, वो मुझे कहती हैं मिसेस खान, फोर्सेस वाले बच्चे अब आप देखें,
फोर्सेस वाले बच्चे ले ही डॉक्टर्स रहे हैं, क्योंकि उनकी जहां वो जाते हैं उनकी बीवियों की भी वहां ट्रांसफर हो जाती है। अब हर फोर्सेस का बच्चा, हर एयरफोर्स का, आर्मी का बच्चा जो भी है वो, और इवन नेवी के बच्चे, वो तो डॉक्टर्स ही मांग रहे हैं। ये तो अब आप देखेंगे कि फोर्सेस में ट्रेंड हो गया हुआ है कि डॉक्टर्स हैं बीवियां। इट्स वेरी गुड। ये उनका अच्छी सोच है। देखें आजकल मर्द और औरत जब तक दोनों साथ नहीं कमाएंगे तो गाड़ी चल भी नहीं सकती। सही है। ये बात तो सही है। लड़कियों को भी माँ बाप उतनी ही एजुकेशन दे रहे हैं जितनी लड़कों को देते हैं। उनको ये नहीं, उनको कमी नहीं रखते। बच्चियों को भी पैरों पर खड़े रखते हैं, खड़ा करना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई 19-20 हो जाए तो हमारी बच्ची कमाकर अपने बच्चों को अपना घर चला सके और वैसे भी अपना घर चला सके। बिल्कुल सही कर रहे हैं कि बच्चियाँ पढ़ रही हैं, अपना वो थोड़ा सा बोझ अपना हल्का करेंगे शौहर के साथ। वो थोड़ा सा घर में वो थोड़ा सा खर्चा करेंगी ताकि इतना बर्डन जो आदमी पर है वो कम हो जाए। बच्चों की फीसें होगा कि अगर कोई पैसा कमाना कितना मुश्किल है, सिर्फ बैठकर आप फरमाइशें नहीं कर सकते। तो बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद थी और इस अहम टॉपिक पर थी और जिन जिन मुश्किलात का सामना उनको आता है उन्होंने बताया कि लोग जहेज के लिए कितनी गलत डिमांड्स करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे रिश्ते खो। डिमांड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जहेज के हवाले से, बल्कि इस मामले में बैठ के आपस में डिसाइड कर ले कि जिसमें दोनों साइड से लोगों की इज्जत रह जाए, क्योंकि लोग इसे अना का ये इज्जत का मामले बनाते हैं ज़्यादातर, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल आते हैं। बहरहाल जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे तहजीब और सकाफ़त की। तो पंजाबी सकाफ़त का शुमार दुनिया की तारीख में सबसे कदीम तरीन सकाफ़तों में होता है और इसी मुनासिबत से एक लबीबा अरशद ने एक रिपोर्ट तैयार की है। जी और लाहौर में मीर पंजाबी मेला सजाया गया था। आइए देख लेते हैं। पंजाब के अजीम शायर अली अरशद मीर की याद में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर में एक बड़े वधिया मेले का इनेकाद किया गया है। अली अरशद मीर की खिदमात नूं खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ सूबिया की सकाफत की तर्जुमानी करते स्टॉल्स भी फेस्टिवल का हिस्सा ने ते मुख्तलिफ रंगारंग और तफरीही प्रोग्राम फेस्टिवल नूं चार लगावणगे। चलिए मेरे नाल पंजाब मीर मेले दियां रौनकां वेखने आ। किया है इस सूट पर मेरी नज़र है, बहुत ही खूबसूरत कलर है और खूबसूरत हैंडमेड काम किया गया है इस पर। जो खातून है स्टॉल की ऑनर, उनसे बात करती हूँ और कुछ डिस्काउंट भी मांगती हूँ कि मुझे कितने में ये सूट देने वाली हैं। वो मुझे बताएगा ये सूट कितने में आप मुझे सेल करेंगी? 3000 का। 3000 रुपए का, बहुत एक्सपेंसिव है। थोड़ी कीमत तो कम करें इसकी, हम आपके मेहमान हैं। ये मैंने पहले ही लेस कर दिया आपको। नहीं 3000 तो बहुत ज़्यादा है, इसको आप मुझे ऐसा करें 1500 में सेल करें। नहीं, किस तरह का काम हुआ हुआ है, क्योंकि बहुत ही मेरी आंखों को खूबसूरत लग रहा है काम। इसलिए कि इस पे डबल काम है, धागे का भी है, गोटे का भी है, डबल मेहनत की हुई है, इसलिए ये महंगा है। सूट तो मैंने आज ये लेके जाना है आपसे, मैंने भी देना है आपको, मैंने भी देना है। मैं भी चाहती हूँ कि आपको दे के ही जाऊँ, लेकिन आप देख लें। लाहौरी तो बड़े जिंदा दिल होते हैं, बिहारी से आए लोगों में कोई दिल जिंदा दिल ही नहीं है। हमें कुछ डिस्काउंट दे। कुछ इतने नहीं है लेकिन वो भी जिंदा दिल हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ख्याल करें ना, हम भी तो इतनी दूर से मेहनत करके आए, हमारे हाथ का काम है। चले ना मेरी ना आपकी 2000 में सूट मेरा बहुत कम है। बार्गेनिंग में बहुत अच्छी हूँ, सूट में आपसे ले जाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ, पीछा नहीं छोड़ने वाली आपको। मैंने भी देना है लाजमी आपको, तो 2500 ठीक है। फाइनल 2200। फाइनल 2200 चले ठीक। नुकसान आपका नहीं होगा क्योंकि बाकी जो आप खुश हो जाए आपके लिए 2200 ठीक है। जी नाजरीन, ये जो खातून है बहुत अच्छी है। क्या नाम है आपका? गुलनाज परवीन बिहारी। गुलनाज नाम है इनका, बिहाड़ी से आई है और ये सूट इन्होंने 3000 का था, लेकिन सिर्फ मेरे लिए इन्होंने ये सूट 2200 का दिया और इन्होंने अपनी जिंदा दिली दिखाई है। वाह 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 वाह। ਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਦਰੇਵਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਬੇਵਤਨਾਂ ਲਈ ਪਾ ਟਟੀਰੀ ਕੁੱਟਦੀ ਏ। हाँ 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 हाँ। अल्लाह लूने वाला दे शगीर्द अहमद लूने वाला मेरे नाल ने। उन्हें कोलों पुछदे आ किहड़े शहर तो आए ने पंजाब मीर मेले में शिरकत करन वास्ते, किथों आए हो? जड़ा वालों जी।
ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਦੌੜਨ ਮਾਈ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋਈ, ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨਾ ਦਰਦੀ ਕੋਈ, ਵੇਖ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ, ਨਿੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ, ਇਸ਼ਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਬੁਰੀਆਂ, ਵੇਖ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ, ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। जी मैं उस्ताद नदीम अब्बास का सॉन्ग पेश कर रहा हूँ। ਵੇ ਢੋਲਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੇ, ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਂਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੇ, ਵੇ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਏ ਢੋਲਿਆ, ਜੀਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਏ ਢੋਲਿਆ, ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੈਂਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੇ, ਵੇ ਢੋਲਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਅਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨਾਮਵਰ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਸਨ। ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਹਸਬੈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਥੋੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰਮਦ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह। ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ 15 ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? इस मेले से मैडम पंजाबी कल्चरल प्रमोशन और जो लसानी इत्थे दे इशूज़ ने, पंजाबी जुबान सियासी जो इशूज़ ने उन्हां ते गलगत हुंदी है, सैशनस हुंदे ने मुख्तलिफ, और इत्थे कल्चरल प्रमोशन ਲਈ डिफरेंट स्टॉल लगदे ने। साडियां खेडां, साडे बाल अदब, साडियां ਜਿਹੜੀ माइथोलॉजिकल नॉर्म्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਕਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਾਗਬੇਲ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜਿਆ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਆਲ ਦੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਸੁਨੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਤਰੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਬਿਰ ਅਲੀ ਸਾਬਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਕ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤਨਕੀਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਸਦਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਲਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਹੋ? ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਫਾ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਹਨੇਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਏ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਬਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੁਨ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਦਾ, ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਕਰ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਅਦਬ ਦੇ ਰਸੀਆ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਦਬੀ ਤੇ ਤਫਰੀਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੁਨੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।
ਤੇ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਲਬੀਬਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਫਰੋਗ ਲਈ ਇਹਦੀ ਤਰਵੀਜ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ ਆ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक अहम मसले की। तो पंजाब और दीगर सूबे इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में हैं, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पंजाब में खुश्क सर्दी और स्मोक के खतरात जो है वो मंडला रहे हैं, खतरनाक असरात इसके सामने आ रहे हैं। नमूनिया की वबा तेज़ी से फैल रही है और ख़ास तौर पर बच्चे इससे शदीद मुतासर हो रहे हैं। हमारे मुल्क में आमतौर पर ये देखा गया कि जब किसी दवा की तलब बढ़ती है तो उसकी सप्लाई कम कर दी जाती है, होर्डिंग शुरू हो जाती है उसकी, और फिर ब्लैक में उसे महंगा करके बेचा जाता है। तो इस वक्त नमूनिया की वैक्सीन की भी कुछ यही सूरत हाल है और शदीद किल्लत दिखाई दे रही है मार्केट में। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ मंजूर सियाल साहब मौजूद हैं। वेलकम टू स्लो पाकिस्तान, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो मसाइल चल रहे हैं, फ्लू और कफ और थ्रॉट इन्फेक्शन, चेस्ट का बिल्कुल स्टक हो जाना, ये बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा जा रहा है। तो इसकी जो बेसिक वजह है वो स्मॉग है और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? जी थैंक यू, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और यहाँ पे ना आजकल स्मोक के तनाजुर में या बच्चों में आजकल जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शंस फैले हुए हैं उस पर बात करने का मौका दिया। पहली बात तो यह है, देखें जी, स्मोक इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि इस चीज़ को ना एग्रावेट करता है बेसिकली। अब अगर और फैक्टर्स की तरफ आएँ तो आपको पता है बच्चे वैसे ही जो छोटी एज है ना, ये मोस्ट कॉमन एज होती है, नोटोरियस होती है कि इसमें इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना बच्चों में इन्फेक्शन की, वो है इम्यूनिटी। अगर बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी होगी तो लेस चांसेस हैं कि वो बच्चे बीमार हों। अगर अच्छी इम्यूनिटी नहीं होगी तो चांसेस हैं कि वो बच्चे ज़्यादा बीमार होंगे। और जो स्मोक है, चूँकि इसमें वैसे पॉल्यूशन है, ये उस चीज़ को जाके एग्रावेट कर देती है। इस वजह से आजकल के जो बच्चे हैं, तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? आजकल मेन चीज़ तो ये, मैं चाहता हूँ कि आप इसका तसल्ली से जवाब दीजिएगा। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दें अपने व्यूवर्स के लिए कि इस सेगमेंट में हमारा नंबर जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कोई भी एडवाइस आप लेना चाहें बच्चों से मुतालिक तो वो ले सकते हैं जी। अच्छा जी, इसमें यह है कि बेसिकली ना ये जो बच्चों में इन्फेक्शन की काजेज़ हैं, पहले मैंने आपको बताया जो मेन चीज़ है वो इम्यूनिटी है ना। जो बच्चे वेल इम्यूनाइज्ड होते हैं, अब इम्यूनिटी कैसे है कि जी देखें, बच्चों को प्रॉपर EPI शेड्यूल के थ्रू वैक्सीनेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जी बच्चों की जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर 3 कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि बच्चों की डाइट ना, न्यूट्रिशन और डाइट ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और जो चौथी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों को मुतासर कर रही है, वो आजकल एक जो सर्दी की लहर आई हुई है ये, प्लस स्मोक। स्मोक में चूँकि छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं पोल्यूशन के, वो जाके जो ऑलरेडी बच्चों में इन्फेक्शन फैला होता है उसको जाके वो एग्रावेट कर देते हैं ना। तो डॉक्टर साहब, एक दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो नमूनिया की वैक्सीन हैं, जैसे अभी हम इंट्रो में भी बता रहे थे, जिस डिमांड एंड सप्लाई वाला जो मसला बन जाता है, जिसकी ज़रूरत होती है वही दवाई कम हो जाती है। देखें जी, ये तो पाकिस्तान का वैसे ही अलमिया है कि पाकिस्तान में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको ना हम लोग ना ब्लैक कर देते हैं ना। अभी मेरे पास भी ना क्लिनिक पे बाज़ औक़ात पेशेंट्स आते हैं, जी डॉक्टर साहब फ्लू की वैक्सीन लगवानी है, पिछले 1 मंथ से वैक्सीन गायब है, और अगर है तो वो क्या है, ब्लैक में जो मेडिकल कंपनीज़ हैं वो दे रही हैं ना। अब वैक्सीन तो चलें देखें एक प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है वैक्सीन से पहले आपने जो चीज़ उनमें बूस्ट करनी है वो इम्यूनिटी है ना। अब इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करनी है? छोटे बच्चे हैं, नंबर 1 उनकी डाइट अच्छी करें, नंबर 2 उनको प्रॉपर कवर करें। क्या क्या देना चाहिए उनको डाइट? हाँ, डाइट में देखें जी, जो आजकल सीज़न चला हुआ है इसमें पहली बात तो ये है कि घर में ना आप गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। अब गर्म मशरूबात में जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है वो क्या है जी, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के घर में न्यूबिलाइज़र अवेलेबल हो। आपके पास एक सिंपल सा तरीका है, किसी भी ओपन बर्तन में आप पानी लें, पानी को आप गर्म करें, आप उनकी जो स्टीम जो है ना वो बच्चों को दें, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है कि अगर न्यूबिलाइज़र अवेलेबल है तो जिन बच्चों को ये इन्फेक्शन हो चुका है या इन्फेक्शन के चांसेस हैं, उनमें ये आपने सिंपल नॉर्मल सलाइन से उनको न्यूबिलाइज करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, बच्चों को कोशिश करें कवर करके रखें। अगर बच्चों को बाहर भी निकालना है, कहीं जाना है, तो पहले तो कोशिश करें बच्चों को किसी ऐसी जगह पे लेके ही ना जाएं जहाँ पे चांसेस हो कि वहाँ पे इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब, बेतहाशा स्टडीज़ हो चुकी हैं हमारे इस सिचुएशन को लेके, हेल्थ सिस्टम को लेके बिलखसूस, और स्टंटेड
जो बच्चे हैं उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है पाकिस्तान में। जी जी। तो ये भी एक रोल प्ले कर रही है इस सारी जी। सिचुएशन में। देखें जी, जो स्टंटिंग है या मेल न्यूट्रिशन है वो तो सबसे बड़ी काज है किसी भी बीमारी की, ये नहीं कि नमूनिया की। लेकिन देखें अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें हमारा पाकिस्तान भी आता है, उसमें ये है कि स्टंटेड ग्रोथ या जो स्टंटिंग है ना वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। स्टंटिंग है, मेल न्यूट्रिशन है। अब देखा जाए तो जो वर्ल्ड वाइड जो काजेज़ हैं डेथ की, उनमें दो ही चीज़ें हैं। नंबर एक के यही RTIs हैं, आपके RTIs रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें नमूनिया, और नंबर 2 पे क्या है, डायरिया है ना। और अगर देखा जाए तो इन दोनों की जो मोस्ट कॉमन काज है वो मेल न्यूट्रिशन और तो हमारे साथ कॉलर मौजूद है आयशा फैसलाबाद से। आयशा, क्या सवाल है आपका, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मेरा छोटा बेबी है 1.5 साल का, तो दूध का मैं बहुत ख्याल करती हूँ, नीम गर्म देती हूँ, जैसे मौसम का जो मतलब ठंडा है तो उसका ख्याल करती हूँ दूध का, तो लेकिन उसके बावजूद उसका जो मतलब छाती है सारे रिश्ते जमी हुई है और बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। आपको उसके लिए कुछ बता दें। अच्छा देखें जी, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। आजकल ना बेसिकली ये भी हम डॉक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम पेरेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, कुछ और चीज़ें होती हैं कि वो भी हमें उनको ना एडवाइस करनी होती हैं। जैसे मोहतरमा कह रही हैं कि जी मेरे बच्चे को ना इन्फेक्शन हुआ है, मैं दूध भी गर्म करके देती हूँ फिर भी इतना अफाका नहीं हो रहा, तो मेरी आपको ये एक छोटी सी एडवाइस होगी कि आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को सीधा नहीं लिटाना, आपने उसको लेफ़्ट लेटरल लिटाना है। क्योंकि आप लेफ़्ट लेटरल लिटाएंगी तो जो बच्चे के चेस्ट पे सिक्रीशंस इकट्ठा होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर वो बच्चा सीधा लेटेगा तो चांसेस हैं कि जो सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा जमा हो जाएं, लेकिन बच्चा जब साइड पे टिल्ट होके लेटेगा तो वो जो सिक्रीशंस हैं वो कम हो जाएंगी। इसी तरह आप घर में एक छोटा सा बल्ब शक्कर रख लें बाज़ार से, जो कि आराम से मिल जाता है, उसके साथ आप थोड़ी थोड़ी सक्शन करें, और जिसको हम कहते हैं फिजियोथेरापी ना, आप हर 10-15 मिनट के बाद उसकी बैक पे ना थपकी दें ना। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें करने से, मेडिसिन तो आप दे रही हैं लेकिन इंशाल्लाह आप मसाज करें। ठीक, तो ये चीज़ें तो आप दे रही हैं इंशाल्लाह, लेकिन इस चीज़ के करने से आपका बच्चा इंशाल्लाह जल्दी रिकवर। डॉक्टर साहब, हमारे जो फार-फ्लंग एरियाज़ हैं, जो रूरल साइड है, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो वैसे भी हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती। बड़े शहरों में ये हाल है, तो वहाँ पर सोचे क्या सूरत हाल है। तो वहाँ पे इस तरह की वबा आ जाए और वहाँ पर यहाँ छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई एहतियाती तदाबीर पेरेंट्स किस तरह से पहले तो डायग्नोज कैसे कर पाएँ कि बच्चा जो है वाकई सिवियर सिचुएशन में? अब देखें जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डायग्नोसिस ना। अब जिस तरह आपका क्वेश्चन है, जो हमारे देहाती एरियाज़ हैं तो उनमें हम कैसे इस चीज़ को, आजकल देखें जैसे सीज़न है ना, आपने 2-3 चीज़ें हैं जो कि बच्चों में जैसे भी हूँ आपने उनको पिक करनी है। आपका बच्चा सपोज नॉर्मल था, आपको लगा है जी आज आपका बच्चा थोड़ा सा सुस्त हो रहा है ना, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए जी मेरे बच्चे को कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। अब देखें ये तो एक साइन था। उसके बाद क्या है जी, देखें आपका बच्चा ना कफ करना शुरू करेगा ना, पहले हल्की हल्की कफ स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद ना वो कफ बढ़ जाएगी ना, फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चे को फीवर भी हो रहा है। तो जब ये 2 चीज़ें आ जाएं, कफ आ जाए, फीवर आ जाए, और आपको फील हो कि आपका बच्चा देखें जी जो नॉर्मल स्कूल जाता था आज वो क्या है कि जी लिथार्जिक हुआ है, स्लो हुआ है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो पहले ही फुर्सत में आपको जो आपके नज़दीक कोई डिस्पेंसरी है, कोई डॉक्टर है, आपको फ़ौरन लेके जाना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि जैसे बच्चा सर्दियों में आप बच्चे को जो पंजाबी में भी और उर्दू में भी काढ़ के दूध दें। जी। यानी एक तो होता है ना कि वैसे ही बॉयल किया हुआ, एक होता है कि उसमें दालचीनी डालें जी। और वो बड़ी से नमन डालें और 2-3 और चीज़ें डालें, तो उससे ये होता है कि वो दूध थोड़ा उसकी अफादियत में आई थिंक थोड़ा उसकी तासीर गर्म हो जाती है। तो जब भी आप उसको नहलाएं बच्चे को ये दें, तो ये देना चाहिए। जी देखिए, मैंने पहले ही आपको स्टार्ट में बताया कि जो गर्म मशरूबात हैं उनका तो मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। अब गर्म मशरूबात में कौन कौन सी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, आप पानी गर्म करके दे सकते हैं। हाँ देखें, जो शहद है ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन एक मेरी माओं को नसीहत होगी कि जो भी बच्चे 6 मंथ से नीचे हैं उनमें मुमकिन हद तक कोशिश करें शहद नहीं देना। जो 6 मंथ से ऊपर हैं या 1 ईयर के ऊपर हैं उनमें आप शहद के साथ गर्म पानी मिक्स करके दे सकते हैं। आप जिस तरह बात कर रही थी कि दूध में ये चीज़ें मिला के दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या देना है, इसके अलावा देखें जी 1 ईयर से ऊपर आपका बच्चा है, आपने गर्म पानी दिया, गर्म दूध दिया, उसके बाद आप कोशिश करें सिट्रस फ्रूट दें ना, जैसे आपके पास स्ट्रॉबेरीज हैं, माल्टा है, और उसके बाद ना एप्पल्स हैं, ये चीज़ें कोशिश करें बच्चों को ज़्यादा दें। इससे क्या होगा, 2 चीज़ें होगी।
एक तो ये है कि जो बच्चे की इम्यूनिटी कम हो रही है ड्यू टू इन्फेक्शन, वो कम नहीं होगी, रिकवर हो जाएगी। और दूसरा क्या है, ये जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। अच्छा जी। और वैसे डॉक्टर साहब ये स्मोक की वजह से भी ये वबा ज़्यादा फैलती है, और अगर बारिशें हो जाती हैं जी तो फिर इसमें कमी आएगी? जी, डेफिनेट सी बात है जी। स्मोक की वजह से इस पे बहुत ज़्यादा असर होता है। इसमें इशू ये होता है कि जब आप सांस लेते हैं तो जब नमूनिया होता है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। जो आपकी सांस की नालियाँ हैं ना, उनमें बेसिकली तंगी हो जाती है, या क्या होता है कि बाज़ों का जो सिक्रीशंस हैं सांस की नालियों में वो बढ़ जाती हैं। एक तो आप देखें 2 चीज़ें हैं, एक तो जो सांस की नाली पहले यहाँ पे थी वो यहाँ पे हो गई, दूसरा ये है कि ये बिल्कुल ओपन थी तो अब इसमें क्या है, सिक्रीशंस आ गई हैं। तो डेफिनेट सी बात है, जब बच्चा सांस लेगा वो नॉर्मली सांस नहीं ले सकता आवाज़ भी आती है, सांस आवाज़ भी आती है, और यही आवाज़ होती है बेसिकली जो सिक्रीशंस होती है ना, इसी की आवाज़ आती है। इस वजह से जब बच्चा सांस लेता है तो रात को देखें माएँ आके कहते हैं जी सीटी बजने की आवाज़ आती है, चेस्ट भी बहुत भारी आवाज़, बहुत भारी आवाज़ देता है। इसको हम बेसिकली वीजिंग और रोनकाई कहते हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए आपने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है। अगर आपका जैसे क्वेश्चन था डॉक्टर अवेलेबल नहीं भी है, ये मेरा उन माओं के लिए है जो देहातों में हैं, उनके लिए है कि अगर आपके पास डॉक्टर बहुत दूर है या डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो 1-2 काम आप लाजमी करें। पहले बच्चे को अच्छी तरह कवर करें, बच्चे को बाहर जाने से रोकें, ठीक है। अगर आपके घर में मिट्टी है या डस्ट है, आप कोशिश करें उन पे कंट्रोल करें। दूसरे नंबर पे क्या है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, गर्म दूध दें, ठीक है। और उसके बाद उसको जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको बताई हैं, दूध में देसी घी दे सकते हैं? बस ये हमारी मिथ्स हैं देहातों से जो कि सदियों से चली आ रही हैं। इनका एज सच तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन देने को आप दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और आई एम श्योर हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें इस सेगमेंट का फ़ायदा हुआ होगा और उन्हें पता चला है कि बेसिकली अगर इस तरह की वबा, नमूनिया जैसी वबा अगर फैलती है और आपके बच्चे इसका शिकार होते हैं तो फौरी तौर पर कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने करनी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो सुनो, हमारी जान है पाकिस्तान। आज हम आपको सैर करवाएंगे वादी मेहरान की, पाकिस्तान की एक ऐसी खूबसूरत तरीन और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की सैर करवाएंगे जो ना सिर्फ खूबसूरती और दिलकशी में भी अपनी मिसाल आप है, बल्कि इसे रोजगार और रोमानी दास्तान से भी मंसूब किया जाता है। जी बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं केंजर झील की। आइए सैर करते हैं। केंजर झील, जिसे कलरी झील भी कहा जाता है, कराची के करीब ठट्टा शहर से 36 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये पाकिस्तान में ताज़ा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो तकरीबन 24 किलोमीटर तवील, 6 किलोमीटर चौड़ी और 15 से 20 मीटर तक गहरी है। केंजर झील से कराची को पीने और सनती इस्तेमाल के लिए पानी फराहम होता है। इस झील से सिंध की एक मशहूर रोमानवी दास्तान भी मुंसलिक है, जो नूरी जाम तमाची के नाम से जानी जाती है। जब नूरी का इंतकाल हुआ तो उसकी वसीयत के मुताबिक इसे केंजर झील के बिल्कुल दरमियान एक टीले पर दफन किया गया। आज भी इतनी बड़ी झील के बीचों बीच उसकी कब्र नजर आती है। बैनुल अक़वामी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़े जंगली हयात ने इसे रामसर साइट और जंगली हयात की महफूज और पसंदीदा पनाहगाह करार दे दिया है। ये झील मौसम सरमा के आगाज पर ठंडे ममालिक से बिलखसूस साइबेरिया से हिजरत करने वाले परिंदों के लिए साजगार पनाहगाह की फराहमी में कलीदी हैसियत रखती है। WWF की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सर्दियों के मौसम में इंडस फ्लाईवे जोन के रास्ते बाहर से आने वाले परिंदों की तादाद 1 लाख तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि 1977 से इस झील को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करार दिया गया है।
बड़ी खूबसूरत ये रिपोर्ट नाजरीन, और इसे देखकर पता चलता है कि हमारा मुल्क, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से इसे नवाजा है। तो आप भी इन नेमतों से लुत्फानंदोज़ हों, और जो जगह हम अपने रोज़ाना की बुनियाद पर इस सेगमेंट में आपको दिखाते हैं वहाँ का ट्रिप प्लान करें, और जो भी यहाँ पर आप वीडियो बनाए, फोटोज़ खींचे, वो सोशल मीडिया पर हमारे साथ शेयर करें। और सुनो पाकिस्तान को भी टैग कर सकते हैं आप, और हमें अगर पसंद आती है आपकी वीडियो तो हम भी शेयर करेंगे अपने पेज पर। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। कल आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम में और नए टॉपिक्स के साथ, नए गेस्ट के साथ। होस्ट तो आपके हम होंगे ही। तो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।